of you. Welcome in the group of Indian Institute of Management and Science. Hope so. बहुत अच्छे होंगे आप लोग. My name is नितिन अग्रवाल. तो जैसा आपको पता है भाई, इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 3 आज हम कर रहे हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स में सम बेसिक कंसेप्ट में टाइप ऑफ गुड्स हमने कर लिया था. आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंजप्शनल एक्सपेंडिचर, जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करता है उसके. तो मैं इसको बहुत डिटेल में लेके जा रहा हूँ भाई टॉपिक को. प्लीज बहुत फोकस होकर देखिएगा. यदि आपको हमारी वीडियो समझ आ रही है, लेक्चर समझ आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं कि जितनी भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता है. तो स्टार्ट करते हैं. देखो, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर. अब एक कंज्यूमर है, फॉर एग्जांपल आप कंज्यूमर समझते हो ना, जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, उसे खरीद रहा है, उसे कंज्यूमर कहते हैं. तो कंज्यूमर और कस्टमर का डिफरेंस होता है. देखिए, कस्टमर वो बंदा है जो प्रोडक्ट को खरीदता है, कंज्यूमर वो बंदा है जो उसे यूज करता है. तो एक ही बंदा दोनों भी हो सकता है. जैसे मैंने खुद के लिए मोबाइल खरीदा और मैं खुद ही उसे यूज कर रहा हूँ, तो मैं कस्टमर भी खुद हूँ और कंज्यूमर भी खुद हूँ. बट ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए बुक आपके फादर ने खरीदी लेकिन उसका यूज आप कर रहे हो, तो आपके फादर कस्टमर है एंड यू आर द कंज्यूमर होता है. ठीक है. तो हम देख रहे हैं जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर खर्च करता है, नॉर्मली हम कंज्यूमर पे लगाते हैं. कंजप्शन पे जो हम खर्च करते हैं वो बेसिकली दो पैरामीटर में बांटा जाता है. एक होता है कंजप्शनल एक्सपेंडिचर. कंजप्शनल होती है जो मैं अपने खुद के कंजप्शन पे खर्चता हूँ. एग्जांपल के तौर पे मुझे भूख लगती है, मैं खाना खाता हूँ. ठीक है. मुझे पहनने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं तो मैं उनके ऊपर खर्चा करता हूँ. मुझे चलाने के लिए गाड़ी चाहिए होती है तो मैं उस पर खर्चा करता हूँ. मतलब कि अपनी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी मैं खर्चा कर रहा हूँ खुद पे, तो वो क्या है? कंजप्शनल एक्सपेंडिचर. ठीक है. खुद पे, अपनी फैमिली पे, वो भी कंजप्शनल एक्सपेंडिचर कहलाएगा. ठीक है. तो कंजप्शनल एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया. या इंसान दूसरा खर्चा करता है इन्वेस्टमेंट पे. अब देखो, आप नॉर्मली अपनी दिनचर्या देख लीजिए, आप अपनी देख लीजिए, अपने फादर की दिनचर्या को देखिए. आप कब खर्चा करते हैं? या तो अपनी खुद की नीड के लिए पढ़ना है, किताब चाहिए तो ठीक है, कंजप्शनल एक्सपेंडिचर की. कई बार इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी हम करते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे गाड़ी चाहिए थी, किसके लिए? खुद ट्रैवल करने की. तो मैंने क्या की, गाड़ी खरीदी और मैं खुद उसे चला रहा हूँ. ठीक है. तो वो हुआ कंजप्शनल एक्सपेंडिचर. लेकिन मैंने गाड़ी खरीदी जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों को टैक्सी की सर्विस दे रहा हूँ, मैं टैक्सी चला रहा हूँ और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, उससे पैसे कमा रहा हूँ. तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट. ठीक है. आपको याद आया होगा कि फाइनल गुड्स के दो पार्ट थे. जब भी कस्टमर फाइनल गुड्स पे खर्चा करता है, दो हिस्से में करता था. या तो कस्टमर अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए करता है, जिसे कंज्यूमर गुड्स कहते थे. कंज्यूमर गुड्स पे किया जाने वाला खर्चा कंजप्शनल एक्सपेंडिचर. लॉजिक 1 क्लियर. लॉजिक 2, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. कैपिटल गुड्स पे किया जाने वाला खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है. थोड़ा सा आपको बेसिक लॉजिक यहाँ पे क्लियर हो गया. यदि आपको कस्टमर के एक्सपेंडिचर के टाइप क्लियर हो गए हैं, कंजप्शनल और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो प्लीज राइट डाउन. ओके, बहुत अच्छा. नेक्स्ट चलते हैं. अब इनको वन बाय हम देखते हैं. जो कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजप्शनल एक्सपेंडिचर. तो कंजप्शनल एक्सपेंडिचर के कौन कौन से मेरे पास कंसेप्ट आते हैं? देखिए, एग्रीगेट कंजप्शनल एक्सपेंडिचर. यदि मैं पूरी इकोनॉमी, क्योंकि आपको पता है हम मैक्रो लेवल स्टडी कर रहे हैं, तो हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी करेंगे. तो यदि मैं मैक्रो लेवल पे देखना चाहूँ कि कंजप्शनल एक्सपेंडिचर कितना है पूरी इकोनॉमी का, तो मैं कैसे देखूंगा? कंजप्शनल एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड. हाउसहोल्ड मतलब कि जो आप और मैं लोग हैं जो अपने घरों में रहते हैं. ठीक है. हाउसहोल्ड्स हैं मतलब कि जो इंडिविजुअल्स हैं, उसे हम क्या कहेंगे? हाउसहोल्ड्स. ठीक है. उनका खर्चा. कंजप्शनल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट द्वारा किया जाने वाला खर्चा, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत सारे खर्चे करती है. एग्जांपल के तौर पे बिल्डिंग बनाती है, रोड्स बनाती है, तो वो भी एक्सपेंडिचर है, कंजप्शनल नहीं. कंजप्शनल एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो एनपीओ होती है. ठीक है. नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, एनपीओ जिसे हम कह देते हैं. ठीक है. तो ऐसे इंस्टीट्यूट जो बेसिकली वेलफेयर पे खर्चा करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी एनजीओ है जो बच्चों की फ्री एजुकेशन के लिए काम करती है. बहुत सारी एजुकेशन एनजीओ हैं जो बेसिकली बच्चों को किताबें मुहैया करवाती है. ठीक है. तो उनके द्वारा किया जाने वाला कंजप्शनल एक्सपेंडिचर भी इसमें जोड़ा जाता है. तो यदि हम इन तीनों के कंजप्शनल एक्सपेंडिचर को जोड़ दें तो हम उसे एग्रीगेट कंजप्शनल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं. किसी बच्चे को इस पॉइंट में कोई डाउट है तो बताओ. क्लियर है, थैंक यू. तो कंजप्शनल एक्सपेंडिचर तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कंजप्शनल एक्सपेंडिचर क्या होता है. अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है. कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है. तो इन्वेस्टमेंट को देखो, मैंने जो आपको डेफिनेशन वैसे बताई रही हुई है इन्वेस्टमेंट की, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ. इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन जो मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ वो क्या बताता हूँ?
पुट योर मनी इन दैट एरिया वेयर वी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन फ्यूचर। अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां मुझे फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि प्रॉफिट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लॉजिक क्लियर? लेकिन ये माइक्रो लेवल पे ठीक है, मैक्रो लेवल पे डेफिनेशन बदल जाती है। मैक्रो लेवल पे इन्वेस्टमेंट क्या है? मैक्रो लेवल पे इन्वेस्टमेंट है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब आपको लगेगा सर कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कैपिटल का बढ़ना, पूरी इकोनॉमी में कैपिटल का इंक्रीज होना कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। और अ प्रोसेस दैट इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल, मतलब कि सिंपल सी बात है, जो हमारी कैपिटल का स्टॉक है पूरे इंडिया में, जितनी भी कैपिटल है, जितने भी लोगों ने जो जो पैसा किसी भी इंडस्ट्री में लगा रखा है, उसका जो स्टॉक है वो इंक्रीज हो जाए, उसे हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं और उसे हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। मतलब कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे सिनोनिम्स की तरह काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में कोई डाउट है तो बताओ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को, जो हम जब हम अपने पूरे देश की मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हम कौन सा यूज करते हैं इसके लिए, वर्ड क्या यूज करते हैं, टेक्निकल वर्ड क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जब भी आप इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करोगे उसकी जगह आप टेक्निकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसका वर्ड क्या यूज करोगे, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ तक क्लियर है? अब ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब समझिए। ग्रोस मतलब कि जितना आपने इन्वेस्ट किया उसके अंदर ही आप डेप्रिसिएशन नहीं घटा रहे। डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन द कंट्री, मतलब कि आप कोई नेशनल लेवल ही लेके जा रहे हैं, अपने देश की कंट्री तक की ही बात कर रहे हो। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल में इंक्रीज, मतलब कि जितना भी मैंने कैपिटल में इंक्रीज किया अपने देश में उसकी ग्रोस वैल्यू, लॉजिक क्लियर है, वो क्या कहलाएगी, इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। दोबारा रिपीट करता हूँ, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल में इंक्रीज हो रहा, डोमेस्टिक मेरे देश में, ग्रोस मतलब कि जितनी वैल्यू मैंने लगाई है उतने में डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं करेंगे। तो जितनी कैपिटल मैंने लगाई है मेरे पूरे देश में उसकी ग्रोस वैल्यू हमारे पास क्या कहलाती है, इन्वेस्टमेंट कहलाती है। लॉजिक क्लियर? अब इसके अंदर हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। कौन कौन से पार्ट में बांटते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी। फिक्स इन्वेस्टमेंट नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देना जिसको हम मोर देन 1 ईयर के लिए इन्वेस्टेड छोड़ देते हैं, जिसको जल्दी से लिक्विडेट नहीं किया जाता। एग्जांपल के तौर पे प्लांट खरीद लेना, लैंड खरीद लेना, ठीक है, मशीनरी खरीदना, ये सब फिक्स इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहां पे रॉ मटेरियल वगैरह पे इन्वेस्ट करना, जिसको मैं विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे पास दो होते हैं, ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस मैंने अभी बताया, वैसे तो हम नॉर्मली ग्रोस ही लेके चलते हैं, लेकिन नेट भी कई बार पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन नेट इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से यदि मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो क्या कहलाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट में आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला होता है चेक करने के लिए कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है इस साल, वो उसका फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं चेंज इन स्टॉक। इसको इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है चेंज इन स्टॉक, जिसका फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, एक बार पूरे चार्ट को दोबारा बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम हमारी मैक्रो लेवल इकोनॉमिक्स में क्या कहलाता है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल में इंक्रीज होना मेरे देश में ग्रोस वैल्यू। ठीक है, इसको हमने दो पार्ट में बांटा, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसको मैं मोर देन 1 ईयर के लिए इन्वेस्टेड रखता हूँ। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जिसको मैं विद इन 1 ईयर ये कैश में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को हम चेंज इन स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे पास दो पार्ट हो सकते हैं, ग्रोस वैल्यू भी हो सकती है, नेट भी। ग्रोस का मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन अभी ऐड है, हमने माइनस नहीं किया, और नेट जिसमें हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। ठीक है, इस पूरे चार्ट में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे पास मैंने बताया था फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो तो एक चार्ट था, अब यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ने वाले। Fixed investment is expenditure produced by the purchase of fixed asset like plant and machinery and other capital item. Inventory investment is change in stock, मैंने बताया था इसका दूसरा नाम क्या है, change in stock है during to the year. It is a closing stock less opening stock, ये फॉर्मूला हो गया closing stock minus opening stock. स्टॉक नॉर्मली इंक्लूड क्या होता है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, ठीक है, जिसको वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से भी हम जानते हैं।
और फिनिश गुड्स। आई थिंक इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होता, हम पहले डिटेल में क्लियर कर दें। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट के आगे जो फर्दर पार्ट है ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन हम इसके अंदर ही डिस्कस करेंगे। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट होती है जो कि मैंने स्टॉक में ऐड की है, ठीक है, जो एक पीरियड में लगी है। कैपिटल स्टॉक जो हुई है उसे हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहते हैं फिक्स एसेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बस जिसमें जो हमने ये कैपिटल स्टॉक आपका बढ़ाया है, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन जो हमने किया है, उसमें से यदि मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो वो क्या होगी? नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट तो सिंपल सी बात है, क्या कहती है ग्रोस इन्वेस्टमेंट? यही बात कह रही है कि जितनी भी कैपिटल आपने बढ़ाई है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जितनी आपने की है, उसका सम टोटल ग्रोस इन्वेस्टमेंट है। और ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से सिर्फ मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो नेट इन्वेस्टमेंट होगा। देखो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, ग्रोस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन कर दो, और बाय डिफॉल्ट आपको नेट से ग्रोस वैल्यू निकालनी है तो प्लस कर दो डेप्रिसिएशन, बस इतना ही है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो मेरी फिक्स एसेट्स है उसकी वैल्यू का डाउन होना। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो भी मेरे पास फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू का डिक्रीज होना। अब ऐसा होता है, एग्जांपल लेते हैं, आपके पास कोई गाड़ी है, आपने गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए की, और आप गाड़ी उसको 1 साल के बाद बेचोगे तो क्या 10 लाख की बिकेगी? नहीं बिकेगी ना, बिल्कुल भी नहीं बिकेगी। कितने की बिकेगी? 8 की, 9 की, 7 की, चाहे जैसे कुछ भी। तो जो वैल्यू रिड्यूस हुई है वो क्यों हुई है? गाड़ी तो तब भी हुई थी, आज भी वही है। फर्क ये है कि आपने उस गाड़ी को जब यूज करोगे, जब वो पुरानी हो जाती है तो उसकी वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे उसकी वैल्यू कम होती है वैसे वैसे उस चीज के ऊपर जो मतलब वैल्यू जो कम हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट, ये भी आपको याद है। डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को कंज्यूम करना भी डेप्रिसिएशन ही कहलाता है, क्योंकि हमने फिक्स एसेट को कंज्यूम किया, यूज किया, उसकी वजह से उसकी वैल्यू घटी है, इसीलिए डेप्रिसिएशन को हम कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आई थिंक डेप्रिसिएशन का बेसिक मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। वही फॉर्मूला आप दोबारा आपके पास बार बार रिपीट करेगा। ग्रोस वैल्यू निकालनी है तो नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है, और नेट निकालनी है तो ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑफ एसिड मेनली ड्यू टू 3 रीजन। अब डेप्रिसिएशन लगाया ही क्यों जाता है, ठीक है, पिछले में भी था लेकिन मैं उसको डिटेल में नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे डिटेल आ। डेप्रिसिएशन लगाया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल वियर एंड टियर। जब भी किसी चीज को आप यूज करोगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी? डाउन जाएगी, ठीक है। ये एक कह लो यूनिवर्सल ट्रूथ है। कंटिन्यूस यूज ऑफ फिक्स एसेट प्रोड्यूस समथिंग डिक्रीज इन देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड वैल्यू, ठीक है। उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी घटती है और वैल्यू भी घटती है। उसके बाद क्या? पासेस ऑफ टाइम, जितनी चीज पुरानी होती जाएगी, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एसेट टू बी डिक्रीज विद द पासेस ऑफ टाइम इवन इफ देयर इज नॉन बीइंग पुट यूज ऑन द बिजनेस। अब देखो कोई गाड़ी आप लेके आए और उसको आपने अपने घर में लाके खड़ा कर दिया, तो उसके ऊपर नेचुरल फैक्टर्स आएंगे, रेन, बारिश कुछ होगी, जो भी होगा। क्या आप 10 लाख की लाए हो, उस गाड़ी को आपने हाथ तक नहीं लगाया, स्टार्ट तक नहीं की, और 1 साल के बाद आप उसको बेचोगे तो क्या 10 की बिकेगी? नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से भी वो गिरावट ऑटोमेटिकली होती है, पासेस ऑफ टाइम की वजह से। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज की क्या होती है? एक लाइफ होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, गाड़ी की चल रही है तो गाड़ी की बात कर लेता हूँ। गाड़ी की जो पेट्रोल की गाड़ी होती है उसकी लाइफ होती है 15 साल, और डीजल की गाड़ी होती है उसकी 10 साल की लाइफ। मैंने डीजल की गाड़ी खरीदी और मैंने उसको यूज नहीं किया और मैं उसको यूज कर भी रहा हूँ, ठीक है, 10 साल की उसकी लाइफ है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 साल की बात तो उसकी वैल्यू जीरो हो ही जानी है। अब कोई मेरे से पुरानी गाड़ी खरीदेगा, चाहे मैंने उसको यूज नहीं भी करता, 2 साल मैंने अपने घर में खड़ी रखी है, लेकिन 2 साल के बाद अब उसकी जो लाइफ रही है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, कितना है? 8 साल का। 8 साल ही वो लाइफ चलेगी, 8 साल के बाद तो गवर्नमेंट उसे रोड पे चलने ही नहीं देगी। तो ऑब्वियस सी बात है, एब्सोलेंस का मतलब होता है कि उसकी लाइफ का खत्म होना, ठीक है। तो जैसे जैसे वो चीज पुरानी होती जाएगी, कुछ चीजों की एक एक्सपायरी डेट है, किस्म की लगा लो, उस एक्सपायरी डेट तक उसको यूज कर सकते हो, जितना वो एक्सपायरी के पास जाएगा उतनी उसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। डेप्रिसिएशन के रीजंस में किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो? अच्छा, आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही था भी। एक बार एक फास्ट रिवीजन मैं आपको दे देता हूँ जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, थोड़ा सा टॉपिक
टॉपिक आज का ऐसा था कि डिटेल में समझना पड़ा। कंजक्शनल एक्सपेंडिचर था, कंजक्शनल एक्सपेंडिचर मैंने दो टाइप में बांटा, ठीक है। एक कंज्यूमर एक्सपेंडिचर था, उसमें मैंने दो टाइप में बांटा। कंजक्शनल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको मैं अपनी खुद की पर्सनल नीड सेटिस्फाई करने के लिए यूज करता हूँ। दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसको मैं फ्यूचर गेन के लिए करता हूँ। मैं आज पैसा लगाऊंगा तो फ्यूचर में मुझे एक्सपेक्टेड है कि गेन हो। कंजक्शनल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया यहाँ पे, एग्रीगेट कंजक्शनल एक्सपेंडिचर का, कंजक्शनल एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, कंजक्शनल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट एंड कंजक्शनल एक्सपेंडिचर बाय एमपी। तीनों को आप प्लस कर दोगे तो वो ओवरऑल कंजक्शनल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। कंजक्शनल के बाद दूसरी रही थी इन्वेस्टमेंट की बात। तो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट का बेसिक सा मीनिंग मैक्रो में क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल के स्टॉक में इंक्रीज होना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम जो टेक्निकली नाम देते हैं वो क्या कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके दो पार्ट होते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री। फिक्स के अंदर हमारे पास दो तरीके के हिस्से हो सकते हैं, ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंट्री का दूसरा नाम है चेंजिंग स्टॉक, जिसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया, फिक्स इन्वेस्टमेंट जो फिक्स एसेट को खरीदने के लिए यूज होती है मोर देन 1 ईयर के लिए, और इन्वेंट्री जो स्टॉक के लिए होती है तो ये लेस देन 1 ईयर होती है। उसके बाद ग्रोथ और नेट के कंसेप्ट को मैंने समझा दिया। ग्रोथ क्या होती है, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड होता है, और नेट वैल्यू क्या होती है, जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका होता है। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन की बात की। डेप्रिसिएशन में हमने क्या देखा, डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी एसेट की वैल्यू का घटना ड्यू टू दैट 3 रीजंस। कौन कौन सी होती है, नॉर्मल वेयर एंड टियर, उसको नॉर्मली यूज करने की वजह से, पासेस ऑफ टाइम जितना पुरानी होती जा रही है, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जितना वो अपने एक्सपायरी डेट के पास जाएगी उतनी वो क्या होगी, वो डेप्रिशिएट होगी। तो ये आपका आज का टॉपिक था भाई कंप्लीट, जिसके अंदर हमने पूरा डिस्कस किया आपका कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को, ठीक है, उसके कंजक्शनल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यदि आपको हमारा लेक्चर समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आपको हमारे लेक्चर से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। यदि आप हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, दैट इज 6965215000, ठीक है। लाइव क्लासेस में आपको तीनों सब्जेक्ट अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, जीएसटी की लाइव क्लास मिलेगी। सभी नोट्स पढ़ोगे, वीकली टेस्ट होंगे आपके, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी। डिबेट और डिस्कशन सेशन हम न्यूज़ पे चलाते रहते हैं, जिससे हम आपको करंट अफेयर से भी वाकिफ करें, ठीक है। होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारी क्लासेस में। थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चाहते हैं कि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आता रहे, जो भी हम वीडियो अपलोड करें, जो लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं, तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको आप लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही, वीकली टेस्ट आपके होंगे, सीबीएसई पैटर्न पे आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। व्हाट्सअप डाउट सपोर्ट सिस्टम हमारे पास है, कोई भी डाउट है तो आप कभी भी हमसे वो डाउट पूछ सकते हैं। और जितने भी करंट अफेयर्स हैं और जो आपके सब्जेक्ट से लिंक करते हैं, उन सबको हम आपको डिटेल में यहाँ पे समझाते जाए। कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस से हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, समथिंग लाइक दैट, जिससे आप केस स्टडी वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 99652150 पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं, ठीक है। सारा फीस स्ट्रक्चर सब कुछ आपको इसी फोन नंबर के थ्रू बता दिया जाएगा। थैंक यू टू वॉचिंग।